अगर कोई मुख्यमंत्री अपना चपरासी की ट्रांसफर भी नहीं कर सकता तो वो सरकार कैसे जो है सरकार रह सकती है। मेरा ये मानना है कि व्यक्तिगत डिफरेंसेस के लिए दिल्ली के लोगों का नुकसान नहीं करना चाहिए हमें। हम उस असेंबली के सदस्य रहें तो हम एक बात कहें, उस असेंबली से बाहर हों तो दूसरी बात कहें। मैं कम से कम जो है मेरी पर्सनल राय है कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि राजीव जी के प्रयासों से दिल्ली की असेंबली मिली और नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस सरकार के समय में दिल्ली का प्ररूप वो पूरा स्वरूप जो है वो तय हुआ। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहता है कि एक्सेप्ट फॉर लॉ, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर, ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रहेंगे। तो दैट मीन्स कि बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के हैं। अगर आपको याद हो तो एक चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी तो हमारे अभी के ही नेता जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उस समय असेंबली में इस बात को लेके उस चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ उन्होंने हल्ला जो है डाला था। मैं बता देता हूं कि उमेश सहगल साहब थे वो चीफ सेक्रेटरी। व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता तो आपने नाम ले दिया है। तो उस चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ अब के नेता जो ट्रांजैक्शन बिजनेस जो ऑर्डिनेंस का वो कर रहे हैं, खड़े हो के असेंबली के अंदर जो है, तो अब इसलिए अब सब अपनी सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के ऊपर जो सर्विसेज को लेकर बिल लाया गया है उस पर कांग्रेस के अंदर कई सारी राय बटी हुई है। क्यों बटी हुई है, क्या कहानी है, कैसे सारी चीजें चल रही हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरविंदर सिंह लवली हैं जो कांग्रेस के दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, दिल्ली के पूर्व मंत्री हैं। लवली जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सवाल हर किसी के जहन में ये है कि आपके सामने क्या ये दो मुश्किल सवाल हैं कि आप अरविंद केजरीवाल के साथ जाएं या फिर नरेंद्र मोदी के साथ जाएं। इस बीच में कांग्रेस की स्थिति बड़ी असमंजस वाली है, बड़ी मुश्किल है। देखिए, कांग्रेस लीडरशिप ने ये तय किया है कि उनको इस बिल को अपोज करना है और मैं समझता हूँ कि ठीक बात तय की है। जो भी हमारी पार्टी का निर्णय होगा वो हम सब लोगों के सिर माथे पे है। लेकिन मुझे तो इस मूल रूप के प्रश्न से ही बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ जाएं या हम नरेंद्र मोदी के साथ जाएं। मैं समझता हूं कि ना हमें अरविंद केजरीवाल के साथ जाना चाहिए, ना हमको नरेंद्र मोदी के साथ जाना चाहिए। इस ऑर्डिनेंस पे मुझे मेरा ऑब्जेक्शन ही है कि हमने इसको ऐसे कर दिया है जैसे ये प्रो नरेंद्र मोदी ऑर्डिनेंस है और एंटी अरविंद केजरीवाल ऑर्डिनेंस है। ये दिल्ली की असेंबली का ऑर्डिनेंस है, इसको हमको उस रूप में देखना चाहिए। हम इसको ऐसे को देख रहे हैं कि ये होगा तो कोई अरविंद केजरीवाल पट्टा लिखवा के आए हैं कि परमानेंट वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। मेरा अपने कुछ दोस्तों से भी और मुखालिफ पार्टियों के लीडर से भी मेरा ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। देखिए, शीला जी 15 साल मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, उससे पहले मदन लाल खुराना जैसे बड़े कद के लीडर मुख्यमंत्री रहे, साहब सिंह वर्मा रहे, सुषमा स्वराज रही, शीला जी रही। जब वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। हम मंत्री थे, अब हम नहीं रहे तो आगे वाले भी नहीं रहेंगे। प्रश्न हम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, प्रश्न ये है कि हम दिल्ली में क्या मॉडल ऑफ गवर्नेंस छोड़ के देना चाहते हैं। दिल्ली में मेट्रोपॉलिटिकल काउंसिल थी, आज दिल्ली के अंदर असेंबली है। उस असेंबली की मूल रूप पावर होनी चाहिए। अगर मैं कोई बहुत बड़ा हिमायती आम आदमी पार्टी का या बाकी का नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बेसिक मूल रूप आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई मुख्यमंत्री अपना चपरासी की ट्रांसफर भी नहीं कर सकता तो वो सरकार कैसे जो है सरकार रह सकती है। और एक आप कोई भी गवर्नेंस में आ सकता है। और हम 15 साल तक जिस बात की हिमायत करते रहे हैं, आज हम उस पावर में नहीं हैं तो हम दूसरी बात करें तो मैं समझता हूँ कम से कम मेरी कॉन्शियस तो जो है वो अलाउ नहीं करती है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कई सारे आपके दोस्त भी हैं जो इस बात से सहमत नहीं होंगे। और अगर हम उन दोस्तों का नाम लें, आप शायद नाम लेने से थोड़ा परहेज कर रहे हैं। अजय माकन हैं, संदीप दीक्षित हैं, बड़े बड़े नेता हैं। अब व्यक्तिगत मैं भी नहीं है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस चीज को उन्होंने कहा है कि हमें इस बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो बिल को खिलाफत नहीं करना चाहिए, बिल का समर्थन करना चाहिए। तो ये जो है वो भी बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के। तो फिर ये असमंजस या ये एक तरीके से दो तरीके की बात क्यों आ रही है आपकी पार्टी के बीच? देखिए, अच्छी बात है, अलग अलग विचार आने चाहिए, अलग अलग राय सबकी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और कांग्रेस जानी इसीलिए जाती है कि हर आदमी अपने विचार को ठीक ढंग से रख सकता है। लेकिन इसमें मेरा ये कहना है,
और मेरा तो ये भी कहना है कि जिन लोगों को इसके बारे में अपनी गलतफहमी दूर करनी चाहिए, उनको दिल्ली असेंबली की लाइब्रेरी में जाना चाहिए। शीला जी हम सबकी मुख्यमंत्री थी, हमारी लीडर थी, 15 साल उन्होंने कहा, और बहुत सारे नए लोग जो है, हम लोग कहते भी हैं कि उनकी सरकार दिल्ली की बेस्ट सरकार थी, उनके विचारों की भी हम दुहाई देते हैं। तो मेरा इन तमाम साथियों से कहना है कि उनको दिल्ली की लाइब्रेरी में जाना चाहिए, असेंबली की। और 15 साल का जो हमारा कार्यकाल है, उसके अंदर जो है हमको प्रोसीडिंग्स हाउस की पढ़नी चाहिए इस इशू के ऊपर। शीला जी के उसमें क्या विचार थे, और एक बार नहीं 15 दर्जन भर से ज़्यादा जो है स्पेशल सेशंस हुए। शीला जी के इसके बारे में क्या विचार थे, शीला जी के मंत्रियों के इसके बारे में क्या विचार थे, शीला जी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरियों के इसके बारे में क्या विचार थे। तो लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए। कांग्रेस 15 साल तक एक बात कहती रही हो। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आप कह रहे हैं तो मुझे तो आ जाता है दिमाग में, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत वक्त बिताया है विधानसभा में। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तो अजय माकन ही हुआ करते थे। आप नाम लेने से परहेज कर रहे हैं। मुझे पता है कि पॉलिटिकल कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन मुझे भी अभी भी याद है कि अजय माकन साहब कहते थे। तो आप ये एक तरीके से क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सहूलियत के हिसाब से जो मुद्दों पर अपनी सोच है वो बदल रही है? देखिए, मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा ये मानना है कि व्यक्तिगत डिफरेंसेस के लिए दिल्ली के लोगों का नुकसान नहीं करना चाहिए हमें। हम उस असेंबली के सदस्य रहें तो हम एक बात कहें, उस असेंबली से बाहर हों तो दूसरी बात कहें। मैं कम से कम जो है, मेरी पर्सनल राय है कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और मेरा ये कहना है कि फिर सबको मिलकर एक रेजोल्यूशन ही कर देना चाहिए कि दिल्ली की असेंबली खत्म कर दो, इसको एक डिबेटिंग हाउस ही रहने दो। लेजिस्लेट ये नहीं कर सकते, सरकार ये नहीं चला सकते, तो फिर ये असेंबली है क्यों? दिल्ली में असेंबली लड़ेगा क्यों कोई क्यों? और दूसरा मेरा ये कहना है, ये ठीक बात है कि ये, और हमने हमेशा इसकी हिमायत की। अगर पता नहीं अब हमारे कुछ दोस्तों को याद है कि नहीं है, कि इसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के इशू के ऊपर शीला जी पूरी असेंबली के मेंबर्स को लेके 2002 के लास्ट में या 2003 के शुरू में, 2003 के लास्ट में या 2004 के शुरू में पूरी असेंबली के मेंबर्स को असेंबली से लेके दिल्ली की पार्लियामेंट तक पैदल मार्च करा के हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास गए थे, इसी सर्विसेज के मैटर के ऊपर। पूर्ण राज्य का पूरा मसला था। पूर्ण राज्य का नहीं मसला था, यही ऐसा ही एक ऑर्डर आया था जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा एम्पावर करता था, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल के अंदर चेंज किया था। अच्छा, बहुत सारे लोग संविधान की बात करते हैं, तो मुझे लगता है यहां तो उनको जानकारी की अभाव है। मेन अमेंडमेंट जिससे दिल्ली की असेंबली मिली है वो है 239A, और जो प्राइम अमेंडमेंट होती है, सबऑर्डिनेट अमेंडमेंट, उससे कभी बड़ी नहीं हो सकती। बेसिक मूल मंत्र, बेसिक भावनाएं जो संविधान की थी, राजीव जी के प्रयासों से दिल्ली की असेंबली मिली, और नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस सरकार के समय में दिल्ली का प्ररूप, वो पूरा स्वरूप जो है वो तय हुआ। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहता है कि एक्सेप्ट फॉर लॉ, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर, ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रहेंगे। तो दैट मीन्स कि बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के हैं। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल में इन्होंने बाद में, और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल मेन अमेंडमेंट से बड़ा कभी नहीं हो सकता, उसके अंदर जो है इन्होंने कहा कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये लेजिस्लेट नहीं करेंगे। आज ऑर्डिनेंस भी जो आ रहा है वो उन्हीं के अंदर, उसी की भावनाओं को चेंज करने के लिए आ रहा है, या मेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आ रहा है। भाई, अब ये सरकार सत्ता में है, ये चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी जो है तोड़ सकती। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि दिल्ली में असेंबली दिल्ली के लोगों के लिए है, तो हमको जो पावर हमने दी है, हम उसी के खिलाफ अगर खड़े नजर आए तो वो ठीक बात नहीं है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेट्रो एक डिबेटिंग हाउस था, तो मेट्रो से असेंबली बनाने का कुछ तो उस समय के लीडर्स और उस समय की सरकारों की भावनाएं होंगी। और जिस असेंबली को हमने खड़ा किया, इतना एम्पावर्ड किया, आज उसका नुकसान अल्टीमेटली किसको होगा? केजरीवाल तो अपना चले जाएंगे हाथ हिला के, हम जैसे हम गए ऐसे वो भी चले जाएंगे, आज नहीं जाएंगे और 4 साल बाद चले जाएंगे। अल्टीमेट नुकसान किसको होगा? आज दिल्ली के लोग जो है अपनी पावर के लिए किसकी तरफ देखते हैं?
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ इतनी अप्रोचेबल नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाए तो फिर तो बिल्कुल ही अप्रोचेबल नहीं है। तो दिल्ली के लोग अपनी किसको देखेंगे? तो आप दिल्ली के लोगों को कहाँ छोड़ के जाना चाहते हो? आप अपना इसलिए क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति विशेष को पसंद नहीं करते, उसमें जो है आप दिल्ली के लोगों का क्या कर रहे हो, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। अच्छा, आपने एक बात कही ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल में बदलाव की, जो 2015 में किया गया सितंबर में। आपकी सरकार 2013 तक थी, आप मंत्री थे। क्या तब जो स्थिति थी सर्विसेज को लेकर के, क्या वो 2015 में बदल गई? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे युवा दर्शक हैं उनको नहीं पता है कि आखिरकार 2013 में क्या स्थिति थी, क्योंकि 10 साल हो गए। और 2015 में जो बदलाव हुआ टीबीआर में, जो एक नोटिफिकेशन के जरिए और अब बिल लेकर के आया गया है, इससे कैसे चीज़ें बदल जाएंगी? उस समय कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग होते थे? उस समय क्या उपराज्यपाल के पास नहीं जाना पड़ता था? क्या उस समय मुख्यमंत्री के पास अधिकार था कि अपने हिसाब से अपने अधिकारियों की नियुक्ति कर ले? नहीं, तब भी जाना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ब्लैंकेट फ्री है। आज भी जैसे लोगों को बड़ी मिसकंसेप्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल नहीं आया तो ये ऑर्डिनेंस अगर को पास नहीं हुआ तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास सुप्रीम पावर आ जाएंगी। बहुत लोग मिसगाइड कर रहे हैं कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो आ जाएगा, ये लोग सरकार चलाना नहीं चलाते, उल्टे सीधे केस लोगों के ऊपर बनाएंगे। तो दिल्ली का सब कुछ क्लैरिफाई है। जैसे दिल्ली के अंदर अन्य राज्यों की तरह कोई भी आईएएस ऑफिसर एंटी करप्शन का चीफ नहीं बन सकता। यहाँ उसके मैंडेट में लिखा है कि आईपीएस ऑफिसर जो है वो होगा, और आईपीएस ऑफिसर की पोस्टिंग तो होम मिनिस्ट्री करेगी, कोई भी पावर आए ना है। और ऐसा नहीं है, उस समय हमारे टाइम पे भी सुपर स्केल आईएएस ऑफिसर्स की फाइल एलजी के पास ही जाती थी अप्रूवल के लिए, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग वही रहती थी। हमारे समय में भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल में लगातार कोशिश की जाती थी और कुछ चेंजेस किए भी गए हमारे समय में ही। दिल्ली की असेंबली को हमेशा कमजोर करने की कोशिश की गई। अगर आपको याद हो तो एक चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तो हमारे अभी के ही नेता जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उस समय असेंबली में इस बात को लेके उस चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ उन्होंने हल्ला जो है डाला था। मैं बता देता हूँ कि उमेश सहगल साहब थे वो चीफ सेक्रेटरी। व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, तो आपने नाम ले दिया है। तो उस चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ अब के नेता जो ट्रांजैक्शन बिजनेस जो ऑर्डिनेंस का वो कर रहे हैं, खड़े हो के असेंबली के अंदर जो है, तो अब इसलिए अब सब अपनी सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूं, और सहूलियत की राजनीति मैं भी करता हूं जब करनी हो, लेकिन ये दिल्ली के लोगों का इश्यूज है। तो इसके ऊपर जो है हमको कम से कम, उस समय तो लोग ये भी चाहते थे कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है पार्लियामेंट मिनिस्टर के अनुरूप काम करे। आज विचार बदल सकते हैं, क्योंकि हम किसी को, मेरा यह है कि हमको अपने विचार इसलिए नहीं बदलने चाहिए कि हम किसी व्यक्ति विशेष को पसंद नहीं करते। ये दिल्ली के लोगों की हित की है। मैं तो बीजेपी के लोगों पे भी आक्षेप करना चाहूंगा। जनसंघ के समय से लेके और 2013 के इलेक्शन तक बीजेपी का कौन सा इलेक्शन मैनिफेस्टो है दिल्ली का जिसमें उन्होंने फुल स्टेटहुड की बात नहीं की? आज जो है इस सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को ये क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि क्या जो उनके पहले के लीडर थे उनकी सोच सही नहीं थी, इनकी सही है? क्या ये कहना चाहते हैं कि उस समय चाहे वो बलराज मधोक थे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी थे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे वो राजनाथ सिंह थे, चाहे वो नितिन गडकरी थे, वो लोग गलत सोचते थे जो हर बार इलेक्शन के मैनिफेस्टो में लिखवाते थे कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड चाहिए? और आज ये तय तो करना पड़ेगा ना, यहाँ तो वो गलत थे, यहाँ ये गलत है, या ये सही है और वो गलत है। तो कोई ये तो हमें क्लैरिफाई करें कि वो गलत सोचते थे। मदन लाल खुराना हमेशा हिमायत करते रहे दिल्ली की असेंबली के लिए, साप सिंह वर्मा करते रहे, सुषमा स्वराज जी ने अपने छोटे से टेन्योर में उन्होंने किया, विजय कुमार मल्होत्रा, जगदीश मुखी, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये उस इवन अभी के जो लीडर ऑपोजिशन है, जनता दल के मेंबर होते थे, अनेकों बार इन्होंने कहा, चाहे वो मदन लाल खुराना जी की गवर्नमेंट रही हो, हमारी गवर्नमेंट रही हो। तो दिल्ली असेंबली का 2013 तक जो मेंबर रहा हो, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट रहा हो, कौन सा ऐसा लीडर है जिसने दिल्ली के को किसी न किसी रूप में ये जो आज ऑर्डिनेंस आ रहा है इसकी मुखालफत न की है? तो कांग्रेस अगर इसकी मुखालफत कर रही है तो क्या गलत कर रही है? अच्छा, एक चीज और अब दिमाग में आता है कि आपने कहा कि सहूलियत की राजनीति बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और सहूलियत की राजनीति पर आता है कि अगर हम इससे थोड़ा सा निकल करके देखें तो जो आम आदमी पार्टी से कुछ न कुछ करीबी तो बड़ी है कांग्रेस की, इंडिया में भी वो शामिल हुए हैं। तो दिल्ली के कंटेक्स्ट में आता है कि दिल्ली के लोकल लीडर्स नहीं चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से समझौता हो, गठबंधन हो। क्या ये गठबंधन
क्या ये जो जनरल परसेप्शन बनाया जा रहा है कि दिल्ली के तमाम कांग्रेस लीडर्स नहीं चाहते हैं, क्या ये परसेप्शन सही है? देखिए, मैंने कहा कि नेचुरली एक पार्टी है जो हमारे खिलाफ पॉलिटिक्स करती रही है, तो हमारी मूल भावना है उस, मैंने भी आपको शुरुआत इसी से की कि इसका कतई मतलब ये ना समझा जाए कि मैं बहुत बड़ा हिमायती हूँ किसी का या नहीं हूँ। मैं ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ, और ये ऑर्डिनेंस आम आदमी पार्टी का नहीं है। ये ऑर्डिनेंस दिल्ली की असेंबली का है, दिल्ली की सरकार का है। दिल्ली का भावी समय में जो है दिल्ली के अंदर गवर्नेंस का मॉडल क्या रहेगा उसके ऊपर है। तो वो एक सबकी व्यक्तिगत भावना होती है। आम आदमी पार्टी से अलायंस हो नहीं हो, साथ रहें नहीं रहें, वो हाईकमान को तय करना है। पिछले दिनों मीटिंग भी हुई थी, सबने यही कहा था कि जो हाईकमान तय करेगा वो, और कांग्रेस का कल्चर भी यही है, तो वो उनको आउटलुक करना है, वो करें नहीं करें, जो भी निर्देश ऊपर से आएगा उसको सब फॉलो करेंगे। लेकिन ऑर्डिनेंस की जहां तक बात है, तो मैं पर्सनल रूप से, क्योंकि इसको मैंने तो शुरुआत ही इससे आपसे की है कि मैं इसी पे ऑब्जेक्ट करता हूं, ये आम आदमी पार्टी का ऑर्डिनेंस नहीं है, ये दिल्ली की असेंबली का क्या भविष्य रहेगा उसके ऊपर ऑर्डिनेंस है। तो क्या मतलब आप बात बार आ रहे हैं ऑर्डिनेंस पर, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे भी फॉरवर्ड लुकिंग भी कर रहा हूं कि क्या, क्योंकि 2023 में तो हम हैं, अब सेकेंड हाफ ऑफ 2023 शुरू हो गया है, 2024 के पहले हाफ में लोकसभा चुनाव है। आपने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा भी था ईस्ट दिल्ली से, तो हर किसी के जहन में होता है कि पिछली बार जो नतीजे हुए उसमें, और उससे पिछली बार भी, दोनों बार 7-7 सीटें बीजेपी जीती। तो क्या ये लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर साझा लड़ेगी, साथ में लड़ेगी, तो बीजेपी को चुनौती कड़ी दी जा सकती है, उनकी मुश्किल बढ़ाई जा सकती है? देखिए, मैं इसमें कहने के, मैं एम्पावर्ड नहीं हूँ इसके बारे में कुछ कहने का। इसको हमारे हाईकमान ने तय करना है कि क्या जो भी उनका दिशा निर्देश होगा। पिछली बार भी हम अकेले लड़े तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से लोकसभा के चुनाव में बहुत आगे थी, कम से कम 4 सीटों के अंदर तो बहुत आगे थी। ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। तो इसलिए राजनीतिक समीकरण क्या बैठते हैं, निश्चित रूप से अब अगर आज पूरे देश के अंदर पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, तो एक चुनौती जो है वो मौजूदा सरकार के सामने तो वो दे ही रही है, पर यह पार्टी हाईकमान को तय करना है कि क्या बेहतर होगा कांग्रेस के लिए, क्या नहीं। मेरा टिप्पणी करना इस पे जो है ठीक नहीं होगा, और पर पूरे देश में पार्टियां एक हो रही हैं। एक और चीज है कि जो आपका स्टेट नेतृत्व है, दिल्ली का नेतृत्व है, वहाँ पर अनिल चौधरी अभी अध्यक्ष हैं, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया एमसीडी चुनाव के बाद। अब ये भी बात हो रही है कि नया अध्यक्ष जल्दी ही बनाया जाएगा। उसमें नाम कहीं ना कहीं कई बार अरविंदर सिंह लवली का भी चलता है कि अब जो दिल्ली की कमान है वो अरविंदर सिंह लवली को भी दी जा सकती है, क्योंकि एक तो आपका उतना हार्ड स्टैंड नहीं है आम आदमी पार्टी के खिलाफ उस तरीके से, तो कहीं ना कहीं साथ लेकर के चलने में आपका नाम आगे आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो मेरा ऑर्डिनेंस और मेरे स्टैंड का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मैंने शुरुआत में आपसे कही कि ऑर्डिनेंस मैं हमेशा, क्योंकि मैंने जो है लेजिस्लेशन को बड़ा डीपली स्टडी किया है, गवर्नेंस के मॉडल को डीपली स्टडी किया है, और जो है मुझे मालूम है कि किस तरीके से सरकार की, लोग तो 5-5 महीने मंत्री रह के एक्सपर्ट रह गए, हम तो 10-10 साल जो है मंत्री रहे हैं, हमें मालूम है कि कैसे सरकारें चलाई जाती हैं और कैसे जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मेरा ऑर्डिनेंस के ऊपर जो मेरी राय है वो प्योरली बेस्ड ऑन गवर्नेंस और प्योरली बेस्ड ऑन दिल्ली के लोगों के हित के ऊपर है। पॉलिटिकली मैं हो सकता है अपने साथियों से अलग राय ना रखता हूं, तो इसलिए ये कहना कि सॉफ्ट स्टैंड है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं, क्योंकि ऑर्डिनेंस और तालमेल दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों पे अलग अलग राय हो सकती है। मैं यही कह रहा हूं ना, प्रॉब्लम आज की पॉलिटिक्स की यही हो गई है कि आदमी अलग अलग राय रखना भी आजकल जो है इस तरीके का वातावरण हो गया, तो इसलिए दोनों चीजें अलग अलग हैं। तीसरा मेरा ये कहना है कि पूर्ण रूप से मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी बात है, मैं आज तक कभी किसी एक लीडर के पास भी ये कहने नहीं गया हूँ कि मुझे अध्यक्ष बनना है, ना मेरा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जो भी पार्टी काम देगी, जिम्मेवारी देगी, उसको निभाने का करेंगे हम। मैं अध्यक्ष रह भी चुका हूँ पहले, तो अभी तो वो नहीं है। अभी तो ज़रूरत इस बात की है कि तमाम नेता एकजुट होकर, कि कांग्रेस कोई बहुत मतलब कंफर्टेबल सिचुएशन में तो नहीं है, तो अभी पार्टी को उठाने की जरूरत है और सब लोगों को इकट्ठे रह के काम करने की जरूरत है। उसमें मैं जो भी योगदान दे सकता हूँ, जो भी अध्यक्ष बनेगा उसको पूरा योगदान दूंगा।
तो कुल मिलाकर के अरविंदर सिंह लवली ने बहुत बेबाक तरीके से ये सारी बातें कही हैं कि अध्यादेश या बिल के लेकर के उनकी राय क्यों बाकियों से अलग है। और जहां तक गठबंधन की बात है, उसमें जो एक सामूहिक फैसला है, क्योंकि वो फैसला पार्टी नेतृत्व करती है, केंद्रीय नेतृत्व करती है, तो उस सामूहिक फैसले के वो साथ रहेंगे। और हो सकता है कि उसमें जो बाकी सहयोगी हैं पार्टी के, उनकी जो राय है उससे बहुत ज्यादा जुदा राय नहीं हो। तो बहुत सारे घटनाक्रम बदल रहे हैं, बहुत सारी परिस्थितियां बदल रही हैं, विपक्ष का गठबंधन बन रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की भूमिका, लवली साहब की अपनी भूमिका भी, कि क्या उनको आगे जिम्मेदारियां मिलती हैं, वो भी बहुत नजदीकी से देखने वाली रहेगी। आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिलहाल इस पूरी रोचक बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।